सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और जो नई सियासी जमातें हैं उनकी तश्कील हो रही है और जो बड़ी सियासी जमातों का वोट बैंक है वो टूट रहा है। सियासतदान वही हैं लेकिन वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं। अब ऐसे में मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के लिए 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आना एक ख्वाब है या कह दें कि ख्वाहिश दिखाई देती है। फिर मखलूत हुकूमत जो है वो हर वक्त ही अदम इस्तेहकाम का शिकार भी होती है, आपको पता है, और अदम एतमाद के साए तले चलने वाली जो हुकूमत है उसके लिए सियासी जमातों के जो मफादात हैं वो तरजीहात में शामिल होते हैं और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर अवामी मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, तरक्की का सफ़र रुक जाता है, बेरोज़गारी में इजाफा हो जाता है, सनतें कारोबार मुतासिर होते हैं। अच्छा, ये सब माजी में होता आया है और शायद फिर से ऐसा ही होने जा रहा है। ये तो है सियासी सूरत हाल। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब दूसरी जानिब हुकूमती इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालती इस्लाहात बिल है उसका पार्लिमानी रिकॉर्ड खुद ही हासिल कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की जो समाअत है वो की और अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा ये की है कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून बन चुका है, जिसके बाद नजरसानी का दायरा इख्तियार समाअत से बढ़कर अपील के मसावी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी की जो दायरा इख्तियार है उसको बढ़ाने के कानून में थोड़ा सा टकराव है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स का जो सेक्शन 4 है और नजरसानी कानून का जो सेक्शन 6 है इसमें मुमासलत है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि कवानीन में हम आहंगी होनी चाहिए और कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर से मुतालिक है। आपको सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए थी और हम वफाकी हुकूमत की तजवीज़ को खुशामदीद कहते हैं। कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायज़ा लेना बहुत अच्छी बात है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था और अभी तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया है और चीफ जस्टिस ने बताया है कि जी हमें ख़बरों से मालूम ये हुआ है कि उन्होंने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिए, मगर ये भूल गए हैं कि इनकी जो वेबसाइट है उस पर तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। बहुत बड़ी मेहरबान है, हमने वेबसाइट से तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिए। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें उस पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया जी फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, इस हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी, ये जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो रिमार्क्स आए हैं और फिर आपकी आगे जहांगीर तरीन साहब से कोई मुलाकात जो हुई है उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइन का आर्टिकल 67 और 68 दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग होगी, जो कार्रवाई होगी, जो तकारीर होगी, जो कमेंट्स होंगे और अदालत और पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़, उनमें भी जो कुछ होगा वो कोई अदालत, कोई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। और फिर दूसरा आर्टिकल है कि जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके अंदर कोई भी केस चल रहा हो, उनकी कोई प्रोसीडिंग हो, प्रोसिक्यूशन हो या अदालती प्रोसेस हो, उसमें उसके हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए जा सकते और कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता और कोई इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। अब ये दो चीजें बड़ी क्लियर है आइन के अंदर पाकिस्तान में। अदालत का भी एक जुरिसडिक्शन क्लियर की हुई है और पार्लियामेंट की जुरिसडिक्शन भी क्लियर की हुई है। ठीक है, उसामा गाजी साहब की तरफ चलते हैं। उसामा, आपकी तरफ आऊँगी। उसामा, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिमार्क्स हैं, इस हवाले से ज़रा अपना कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने आगे पीछे 2 कवानीन बनाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसके हवाले से तो 8 रुकनी बेंच ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था। लेकिन उसके बाद एक और कानून जिसका पता भी नहीं चला और किसी को भी पता नहीं लगा और वो रिव्यू के हवाले से था और वो भी सामने आ गया। तो इसके बाद अब ऐसे नज़र आया कि दौरान समाअत ये चीज़ें आई कि जी कुछ चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम एहतराम करते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन चीज़ों को दोबारा देखना चाहिए और अगर आप हमसे मुशावरत करके चीज़ें बना लें, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर बेसिकली जो एतराज़ सामने आ रहा था वो ये था
कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर जो खुद अंदर हैं, मिसाल के तौर पर दो बुनियादी चीज़ें थी। एक तो ये सुओ मोटो की पावर कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सुओ मोटो ले सकते हैं, कोई भी अवामी मसला हो उस पर आइन उनकी इजाज़त देता है, और दूसरा ये बेंच बनाने का इख्तियार ये चीफ जस्टिस का था। तो हुकूमत ने ये दोनों इख्तियार दिए कमेटी को कि 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस होंगे। वही बेंच का भी फैसला करेंगे किस बेंच में कितने लोग होंगे, कौन सा केस कौन कौन से जजेस सुनेंगे, और इसी तरह से सुओ मोटो किस चीज़ पर लेना है, नहीं लेना, बनता है नहीं बनता, ये भी 3 फैसला करेंगे। अब ये मामला था। तो अब आज की समाअत में ये लगता है कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जी आप फिर इस तरह कानून साजी करते रहेंगे, हम फिर अपनी जगह सतह पर चीज़ों को देखते रहेंगे, तो इस तरह फिर देखा जाएगा तेज़ कौन ज़्यादा है। तो बेहतर है कि कोई मामला इसको देखा जाए। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि देखते हैं, चीज़ों को हम दोबारा देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अगली समाअत में क्या होता है। लग ये रहा है कि कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड निकल आएगा कि प्रोसीजर को कुछ बेहतर किया जा सके जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काबिल कबूल हो। चौहान साहब ज़रा थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब की बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है, तो आपसे भी मुलाकात हुई है, ज़रा अहवाल बताइएगा, फिर आगे जो वो पार्टी बनाने जा रहे हैं कुछ उसके हवाले से खबर दे दें। आप ज्वाइन कर रहे हैं? किसने ब्रेक की कि जनाब मेरी मुलाकात हुई? आप ब्रेक कर दें जो आपके पास है। अच्छा, वैसे मेरे खबरें तो गर्दिश कर रही है ना चौहान साहब। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं पता चलता कि किसने ब्रेक किए, लेकिन खबरें आ जाती हैं। बहरहाल जी जहांगीर तरीन ज़राए से आ जाती हैं। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, और पार्टी के अंदर थे तब भी काबिल एहतराम थे, पार्टी में नहीं थे तब भी मेरा उनके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता था। और इज्जतदार आदमी है, इज्जत करने वाले हैं, धड़ा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये धड़ा करने वाले हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, तो बंदा एक साथ इकट्ठे चल रहा हो और वो सही तरीके से धड़ा भी ना करे, साथ चलने का दावेदार भी हो और धड़ा भी सही ना करे, तो उसके मुतालिक फिर बंदा क्या कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, और मैं मुलाकात की है बिल्कुल इंशाल्लाह, और फ्यूचर के जो है ना वो जितने कोई मामलात हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह आप 1-2 दिन तक अच्छी खुशखबरी सुनेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। यानी 1-2 दिन तक आप कह रहे हैं कि खुशखबरी मिलेगी पॉलिटिक्स के हवाले से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनाउंस कर देंगे, यानी कि वो पार्टी ठीक है। अच्छा, और कौन कौन मिला चौहान साहब आपकी तरह? और भी कोई मिला है? यार सारे देखो डॉक्टर साहब जितने पीटीआई के वो साफ सुथरे चेहरे हैं कि जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पीटीआई को तबाह बर्बाद करने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर इमरान खान साहब को डिट्रैक करने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर जनाब पार्टी को खाकसार तहरीक बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पार्टी को टीटीपी बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, जिनके ऊपर पार्टी को जनाब पीटीएम बनाने का इल्जाम कोई नहीं है, वो सारे अल्लाह पाक के करम से जनाब पूरे पाकिस्तान से, खैबर से लेके कराची तक, और जो कहते हैं ना चित्राल से लेके ग्वादर तक, वो इंशाल्लाह तो लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छा एक हवा का झोंका होगा पाकिस्तान की सियासत में, और शराफत की सियासत और मुल्क की तामीर और तरक्की की सियासत इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, तो बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तरक्की की बात होनी चाहिए, प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए, मईशत की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बने, पाकिस्तान में तालीम का जो मेयार है वो बेहतर हो, हॉस्पिटल्स बने, बहुत काम करने की ज़रूरत है। चौहान साहब, एक और चीज़, ये पीर के दिन हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी शख्सियत है, मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ उनका। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सर जो किंग मेकर अच्छा होता है वो किंग अच्छा हो या ना हो ये बताना मुश्किल होता है। तो अभी जहांगीर तरीन साहब खुद इस पार्टी में किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे, किंग का किरदार अदा करेंगे? जी, आई होप आप मेरा सवाल समझ गए हैं। जी, आपका तजिया क्या कहते हैं, सियासी तजर्बा? ये जो मीडिया वाले होते हैं, अच्छा, नहीं तो चक्के पहले ही आ गए जरा। मतलब है कि अगर इकट्ठे मिल के चलना भी होगा हम 2 ग्रुपों ने या पार्टियों ने, आपसे पहले ही इस्लाम डाल देना है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं क्यों चाहूंगी, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी ऐसा हो। आप अगर ज्वाइन उनको कर रहे हैं, नहीं, अब आपने खबर दे दी कि आपने इकट्ठे मिलके चलना है तरीन साहब के साथ, चलें, खबर तो आपने दे दी ना, चले अब आगे चलें। किंग मेकर और किंग वाली बात का जो डिफरेंस है, चौधरी सरवर साहब के हवाले से आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देखा। चौधरी सरवर साहब भी माशाल्लाह बड़े विजिलेंट आदमी है, बड़े एक्टिव आदमी है, और जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन और वो काश्तकार हैं
कि जिन्होंने साबित किया कि वो बेहतरीन किस्म की कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उनकी सलाहियतें और फिर एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन के साथ पाकिस्तान की ज़राअत और एग्रीकल्चर को जिस तरीके से वो लेके चले और अपना आप मनवाया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ किंग मेकर नहीं है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर वो एक चंद सालों में या 2 दहाइयों में या उन्होंने अपना आप मनवाया अपने कारोबार, बिजनेस और हर शोबे में, तो आप और मेरे ख्याल से चीजों को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करें वो सबसे मुश्किल काम होता है मेरी नजर में। के लिए बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, दूसरा बस आखिरी ये बता दें फयाज साहब, फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। ये फयाजुल हसन चौहान साहब अगर उनको ज्वाइन करेंगे 2-3 दिन बाद, कह रहे खुशखबरी भी आएगी, वो चलिए आपने बता दिया ढके छुपे अल्फाज में, तो फयाजुल हसन चौहान साहब तो फिर तर्जुमान ही होंगे ना पार्टी के। यार अल्लाह पाक करम करेगा। मेरा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पिछले 1.25 साल में जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने 5th जनरेशन वॉर तकरीबन जीत ली है इस मुल्क के अंदर, हमने उन्हें दोबारा हराना है और भरपूर तरीके से हराना है। बस मेरा एजेंडा ये है। ये जो पाकिस्तान के नौजवानों का जहन खराब कर दिया गया, तशद्दुद पसंद बना दिया गया, पाकिस्तान की रियासत, फौज और पाकिस्तान के अदारों के हवाले से जो जहर घोला गया उनके दिमागों में, हमने उसको खत्म करना है। इस 5th जनरेशन वॉर को हमने दुश्मन के खिलाफ जीतना है। बाकी मेरा तो जाती एजेंडा ये है। इंशाल्लाह ये जो प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म से हम मोहब्बत की, प्यार की, तामीर और तरक्की की और अदम तशद्दुद की सियासत के जरिए से हम इंशाल्लाह इस 5th जनरेशन वॉर को हम दुश्मन। ठीक है फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मौजूद हैं माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल पंजाब अहमद ओवैस साहब। बहुत शुक्रिया अहमद ओवैस साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अहमद ओवैस साहब, ये जो अदलिया पर तनकीद हो रही है हुकूमत की जानिब से, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया जाता है और कुछ मतलब एक तासुर इस तरह का आ रहा है जैसे कोई पता नहीं मुहाजराई है, फिर एक बहस हो रही है जी कुछ मामला आइनी और कानूनी होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं रिवायत होती हैं, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये इस वक्त ये प्रॉब्लम और ये क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और 2-4 है। एग्जैक्टिव आप स्टेट जो है ना, स्टेट की इमारत जो है वो 3 बुनियादों के ऊपर खड़ी है हमारे आइन के मुताबिक। पार्लियामेंट है, एग्जैक्टिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी का सबसे अहम रोल है और पार्लियामेंट और इनके अंदर जो है एक दूसरे का दखल अंदाजी भी नहीं है, एक्सेप्ट दैट के रिव्यू का इख्तियार जो है वो जुडिशरी को आइन ने दिया है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन होती है और उसमें अगर वो कुरान सुन्ना के अगेंस्ट हो या वो फंडामेंटल राइट्स के उसमें ब्रीच होता हो, तो उस सूरत में वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये एक प्रोपोजिशन आई सुप्रीम कोर्ट के पास और वो थी इलेक्शन के मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो बीइंग द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर शिक के ऊपर अमल कराए अगर जरूरत पड़ती है तो, और जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होती है जिस तरह से वो शिक मौजूद है उसके मुताबिक ही चलना होगा। अब यहाँ पर हुकूमत ने ये फैसला कर दिया कि वो किसी सूरत भी अभी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई रीजन भी हो। अब आइन तो आइन है, आइन अगर कह रहा है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल इसके मुताबिक हम चलेंगे, हम इसमें गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते क्योंकि आइन जो है इसके अंदर एक कॉमा या फुल स्टॉप बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए होती है। अब ऐसी सूरत में ये किया इसने जो हमारी जो हुकूमत है PDM की, इसने डायरेक्ट अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे, बिलखसूस चीफ जस्टिस के ऊपर एक न सिर्फ ये कि तनकीद शुरू कर दी बल्कि पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर भी उनकी तस्दीक और तजलील शुरू कर दी और वो आर्टिकल 68 की बिल्कुल मुनाफी, जहाँ पे वो आप जज साहबान के कंडक्ट के मुतालिक बात भी नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट के अंदर। तो ये खुला वायलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने किया, इसके साथ एक ऐसी कन्फ्रंटेशन की सूरत पैदा की और कोशिश की उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़े अदारे को कमजोर करते। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए दुनिया में जहां कहीं आप देखेंगे कि अदारा जो है वो बहुत मजबूत है तो फर्द जो है अफराद कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कोई फर्द मजबूत और ताकतवर हो जाएगा या अफराद को मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे
तो फिर अदारा कमजोर पड़ जाएगा। ये बड़ी सिंपल, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन है। इसी बुनियाद के ऊपर अंग्रेज ने सारी दुनिया में हुकूमत की कि उन्होंने अदारों को मजबूत बनाया। अदलिया का अदारा जब बना तो उसको उस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्ट्रेंथ दी, इज्जत दी, और उसको तमाम अदारे जो है उसको ताबे किए उसने, क्योंकि कानून की बालादस्ती का निजाम उसके बगैर चल नहीं सकता। तो ये वो बुनियाद थी जो इन्होंने, क्योंकि तजलील करनी थी, इसलिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की जो है दीदा दानिस्ता उनके साथ ये खिंचाव भी पैदा किया, और ये जो है ये अंदाज जो है उन्होंने रवा रखा जिससे कि अपने आप को अच्छा अहमद ओवैस साहब ये ठीक है उसको ठीक है। अच्छा अहमद ओवैस साहब, ये जो हुकूमती इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत बिल का जो पार्लियामानी रिकॉर्ड खुद ही हासिल कर ली है, इस मामले में आप आगे क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बात ये है कि ये जो उन्होंने ये इसमें अमेंडमेंट का वो जो उसका ये जो नया कानून निकाला उसमें उन्होंने ये कर दिया ना कि वो रिव्यू के अख्तियार जो है, जितने फैसले पहले भी हो चुके थे और जो फैसले इस एक्ट के आने के बाद भी जो होंगे, तो विद इन 60 डेज जो है वो उसकी अपील या उसका रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और उसको लार्जर बेंच सुनेगा। यानी अगर ये 3 जजेस ने फैसला किया है तो लार्जर बेंच जो है इट में कंप्राइज ऑफ 5 जजेस और 6 जजेस और मोर, मतलब वो 3 से ज्यादा जज होंगे जो ये सुनेंगे। ये उन्होंने एक कानून पास कर दिया है उसमें, और ये क्योंकि कानून बन गया है, अनलेस कि ये स्ट्राइक डाउन हो, इसी कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। और यही वजह थी कि गालिबन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो केस को अर्जेंट कर दिया था, और अब गालिबन एक लार्जर बेंच बनेगा और वो समाप्त करेगा उस रिव्यू पिटीशन की। ठीक है। अच्छा उसामा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो अब ये बहस हो रही थी हुकूमत और अदलिया के बीच, ये जो लफ्जी बहस कह लें, कानूनी बहस, तो आपको लगता है कि अब ये ख़त्म हो जाएगी अनकरीब? मुझे लगता है जी ये तो सॉल्व होने की तरफ है अब, क्योंकि आपने देख लिया वो 14 मई के इलेक्शंस वाला मामला भी वो भी अब काफ़ी देर हो गई, वो उसी तरह का है। उस पर भी अब लगता है कोई ख़ास बात नहीं होगी, कोई उस पर ख़ास पेशरफ्त नहीं होगी। इसी तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी है, इसमें भी दरमियानी रास्ता। तो मुझे लगता है कि अब हर चीज़ में दरमियानी रास्ता या मामलात को आगे चलाया जाएगा। अब हुकूमत के लिए भी था कि वो इस तरह से कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहती सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद बहुत ज़्यादा, जितनी हो गई ये भी काफ़ी है। फिर उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में वैसे ही मामलात कुछ और बेहतर हो जाएंगे, क़वानीन वो बनाते चले जा रहे हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रहा है कि जो भी फ़ैसले हो रहे हैं उन पर अमल दरामद तो हो नहीं रहा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा उस तरह के फ़ैसले देने का, तो लिहाजा वो भी अब पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे मामलात उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के हमने कुछ अर्सा पहले देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आता है और एक फ़ैसला आता है, उस पर इतराज़ हो रहा होता है, हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश करेगी वो फ़ैसले ही ना करे या इस तरह के फ़ैसले ना करे जो हुकूमत इम्प्लीमेंट ही ना करे। और हुकूमत भी जब देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह से नहीं है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा अब ज़ाहिर है कि टोन डाउन कर लेंगे और उस तरह के सख्त मेरा ख्याल है कि अहकामात ही नहीं देंगे या उस तरह के सख्त सुप्रीम कोर्ट में बयानात नहीं हमें नजर आएंगे उनकी प्रोसीडिंग्स में। लेकिन कानून साजी की अब मेरा ख्याल है मज़ीद कोई इतनी ज़रूरत रह नहीं गई। जितने भी कानून हुकूमत ने बनाने थे वो ईज़िली बना रहे हैं, आगे भी ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अहमद ओवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उसामा गाजी मेरे साथ मौत ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब भी। देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने मुआशी मुहाज पर पेशकदमी का आगाज़ कर दिया और मौजूदा विफाकी हुकूमत के वादे और दावे सच साबित होने लगे हैं। माह जून का आगाज़ आवाम के लिए अच्छी खबरों के साथ हुआ। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देकर अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। जो पेट्रोल है जी वो 8 रुपये सस्ता और डीजल की कीमत में 5 रुपये की कमी की गई है। हुकूमत ने शहरियों की गाड़ियों के साथ साथ घर के चूल्हों के लिए भी रिलीफ दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल जो है वो 93 रुपये फ़ी किलो, जबकि घी 68 रुपये फ़ी किलो
किलो सस्ता कर दिया गया है। अब दूसरी जानिब मालियाती शोबे में भी हुकूमत की जो मुआशी टीम है उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओपन मार्केट्स में डॉलर की बढ़ती कीमत को कंट्रोल कर लिया गया है और डॉलर की ओपन मार्केट और इंटर बैंक में जो बढ़ती खरीद है उस पर काबू पाकर अवाम दोस्त बजट की तैयारी के लिए कह सकते हैं कि राह हमवार कर ली गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ 290 रुपये डॉलर के रेट पर जो बजट की तैयारी का फैसला किया था, इस हवाले से मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई थी। जबकि आज ओपन मार्केट में जो कारोबार के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 25 रुपये की गिरावट के बाद डॉलर के 285 रुपये तक आने में हुकूमत की जो मुआशी टीम है उसका एतमाद झलकता नज़र आता है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के अज़म का इजहार कर चुके हैं और जिस तेज़ी के साथ हुकूमत इक़दाम कर रही है उससे ये लग रहा है कि आने वाले बजट में काफ़ी रिलीफ होगा। इन्हीं तमाम तर मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल के सीनियर एंकर पर्सन तजिया करो सामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में भी, बहुत शुक्रिया सामा आपको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। शब्बर ज़ैदी साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों को ब्रेक लगे हैं, इससे फौरी तौर पर अब क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो बातें आपने बयान की है वो ठीक है कि डॉलर की प्राइस कम हुई है और क्योंकि वो उन्होंने क्रेडिट कार्ड को कहा है कि वो ओपन मार्केट से डॉलर बाय कर सकते हैं, तो इंटर बैंक का जो डिफरेंस था इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का था वो डिफरेंस कम हुआ है। तो ये बात कहना सही नहीं है कि डॉलर की प्राइस कम हुई है। इंटर बैंक में ये प्राइस वही होगी मगर जो मार्केट का रेट है उसमें डॉलर की प्राइस कम हुई है। ये सारी चीज़ें जो है मेरे हिसाब से इररिलेवेंट हैं क्योंकि आपका जो IMF का प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जो हैं वो इस वक्त बगैर IMF प्रोग्राम के हैं और आपके पास आइंदा दिनों में पाकिस्तान के आइंदा दिनों में आपके पास डॉलर नहीं है और आपकी माशी हालात इंतहाई ख़राब है। तो ये जो आपको एक छोटा सा टीका लगाने की कोशिश की जा रही है 9 जून से पहले, इसका कोई मकसद नहीं है। उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो अभी ओगरा की जानिब से LPG की कीमतों में 37 रुपये की वाज़े बाकायदा कमी कर दी गई है, अब आवाम को अगर देखा जाए तो ये आवाम के लिए अच्छी खबर ही है। तो रिलीफ का जो सिलसिला है आपको लगता है कि मज़ीद जारी रहेगा? जी, तब तक जारी रहेगा जब तक कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई कीमतें दोबारा ऊपर नहीं जाती और जब तक ये डॉलर को कंट्रोल मज़ीद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अरसा हो नहीं सकेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं पेट्रोल की भी और गैस की भी दोनों इकट्ठे के साथ चल रहे होते हैं, इनकी कीमतें नीचे आई हैं और अभी वक्ती तौर पर लगता है इसहाक डार साहब ने फिर एक कोशिश की है कि जी डॉलर को हम किसी तरह कंट्रोल करें और ओपन मार्केट में नीचे आए। मगर दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि ये सिर्फ खबरों की हद तक है, हकीकत में आप डॉलर लेने जाएँ तो उस कीमत पर नहीं है जो बताई जा रही है ओपन मार्केट में। तो ये उसी तरह का है जिस तरह इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान आए उन्होंने कहा जी मैं जहाज़ में बैठा था तो उसी वक्त आपने देख लिया था कि डॉलर नीचे आ गया और उसके बाद बस अब 200 से नीचे चला जाएगा, इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। आज हम 300 की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे ऐसे ही लगता है मेरी नाक़िस राय में। और जो हमारी बात भी हुई है जब बात करें फिर इसका नोटिस कौन लेगा उसामा, वो भी ये कहते हैं सॉरी किस चीज़ का नोटिस? जो आप कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। जी। अच्छा, ये किसी ने क्या करना है, इसहाक डार साहब का एक अपना अंदाज़ है और वो चीज़ों को इसी तरह कंट्रोल करते हैं और वो ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कर देंगे। जो बुनियादी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर आपकी आमदनी वो तो बढ़ नहीं रही, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ना हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र उसमें तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, वो तो नीचे से नीचे जा रहे हैं। और ये जो रिलीफ की बात हो रही है ये तो जाहिर है कि अब IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज कह दिया गया है, प्रोग्राम मुकम्मल किए बगैर हुकूमत ने कह दिया है कि अब हम अगले प्रोग्राम की बात करेंगे और बजट के बाद तो अब वो अपनी मर्जी का बजट देना चाह रहे हैं। इससे भी लगता है कि हुकूमत शायद इलेक्शंस में अब जाना चाह रही है अगले कुछ हफ्तों में या चंद महीनों में, और इसीलिए उन्होंने कहा कि शब्बर ज़ैदी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। ठीक है, उनको जरा शामिल दोबारा जी शब्बर ज़ैदी भाई, इससे आप प्लीज कंटिन्यू करें। अब आई होप कि तीसरी बार राब्ता मुनक़ता ना हो। जी शब्बर साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात की कि साहब का अपना तरीका है, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई तरीका नहीं है और ये कोई नए नहीं आए हैं। पाकिस्तान की मईशत जो आज 20-25 साल में तबाही है उस पर ये सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं।
तो ये कहना कि कोई तरीका अवेलेबल है या कुछ रास्ता निकाल लेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, आपके पास करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बैठ गई है, 21% का आपका इंटरेस्ट रेट है। ये चलने वाला सिलसिला नहीं है और इसमें डार साहब का कसूर कोई नहीं है। मैं मुख्तसर बात आपको ये कहना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अभी मईशत इस तरह नहीं चल रही, ये जिस तरह आप समझते हैं, ये इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा और ये मुल्क 24 में 25 में कैसे चलेगा, जरा आप समझा दें जैदी साहब। क्या जी कैसे चलेगा? देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जैसे एथियोपिया चलता है और सोमालिया चलता है और जो बाकी बोत्सवाना चलता है और कीनिया चलता है और नाइजीरिया। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है कि हम किसी मौजूद तरीके से आगे बढ़ें। हमारा मसला ये है कि हम मौजूद तरीके से आगे बढ़ने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। हम बार बार अपने आप को उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी कर लें, कोई मौजूदा ही आपको पाकिस्तान को आगे डेट डिफॉल्ट से ही बचा सकता है। आपको हर हाल में अपना डेट रिप्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप डेट रिप्रोफाइल नहीं करेंगे और उसके बगैर आप पाकिस्तान की मईशत को चला लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पता है, ये बेकार की बातें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। इस पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये बात करें कि पाकिस्तान की जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब, जी ये जो IMF के चीफ मिशन के बयान पर ये जो आयशा गौस साहिबा ने जो उनका रद्द अमल था, उससे आपको लगता है कि अब IMF जो है उसके बगैर हम गुजारा करेंगे या उसके साथ जो मामलात हैं वो जो खबरें गर्दिश करी थी अब वाकई ट्रैक से उतर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, जब एक आदमी से कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आ जाता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में या दुनिया में रहते हुए, आज की दुनिया में रहते हुए जिसकी डेट के हालात ये हैं और जिसकी इंटरनेशनल पोजीशन ये है और वो ये कह रहा है कि हमारे पास हम IMF को बुरा कह रहा है या IMF के बारे में कोई गलत रिमार्क दे रहा है या उनके बारे में कोई कमेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर रहा है। ये इन्हें पता नहीं है कि ये आखिर में जाके वहीं बैठेंगे। तो अगर आपने बेइज्जती करा के बैठना है तो बेहतर है कि इज्जत से जाके बैठे। ये जो बात वो कर रही हैं, मुझे बड़ी इज्जत है उनकी, बड़ी कदर करता हूँ उनकी और उनके हस्बैंड की भी। ये जो प्लान बी है, अगर वो प्लान बी उनके पास कोई है तो बता दें प्लान बी क्या है। तो ये क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा भी? बात ये नहीं है। देखिए आपको बिलाखिर अगर इस दुनिया में रहना है, इसी सिस्टम में रहना है तो आपको IMF के साथ चलना पड़ेगा। आज IMF अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया में ऐसे कंट्री जो डिस्ट्रेस में होते हैं वो सिर्फ IMF के साथ चल सकते हैं। मैं दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को शायद इसका एहसास नहीं हो रहा है। देखिए ये डार साहब जो है ना, ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स के बादशाह हैं। इनका काम है इंपोर्ट की इकोनॉमी चलाना। हमारा जो मसला है वो एक्सपोर्ट की कमी है। और आप लोग ये याद रखें कि एक्सपोर्ट जो होती है पाकिस्तान की वो हमेशा वेस्टर्न कंट्री को होती है, अमेरिका को होती है। अगर आपने पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको एक्सपोर्ट को 30 से 60 पे ले जाना पड़ेगा। तो 30 से 60 पे ले जाने के लिए आपको अमेरिका और IMF के साथ ताल्लुकात को खुशगवार बनाना पड़ेगा। कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि हम IMF को या अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान की मईशत चला सकते हैं। अगर वो कोई ये बात कर रहा है तो वो निहायत ही बेवकूफ़ और नालायक और बिल्कुल वाहियात आदमी है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल सिस्टम का कोई नहीं पता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है। ये सब बकवास है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब वो बातें हैं। जी बताइए। जी शब्बर जैदी साहब मुकम्मल कर लें, ठीक है। मैं इस पे उसामा भाई का भी कमेंट चाहूंगी। उसामा भाई ये जो जी शब्बर साहब मुकम्मल कर लें बात अपनी। जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि हमें पाकिस्तानियों को अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम को, इन लोगों सियासतदानों को नहीं, हम अपने सिस्टम को ये समझा सकें कि भाई पाकिस्तान की मईशत नहीं चल पा रही। ये छोटे मोटे एस्प्रिन के टुकड़ों से, ये सारी चीज़ों से आप पाकिस्तान के लोगों को कोई बुनियादी सहूलत नहीं फराहम कर सकते। तो आप अगर पाकिस्तान की भलाई चाहते हो, बातों से तो मुझे बड़ी मायूसी हो रही है। यानी हम कोई अच्छी उम्मीद ना रखें, अभी जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, यानी हम उम्मीद ना रखें कि बेहतर होंगी। नहीं, आप मुझे अगले 2 हफ्ते बाद मिल लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे आइंदा कभी नहीं बुलाइएगा।
नहीं, आप बड़े काबिल एहतराम हैं, आप मेहमान हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जी जी नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समझ लें कि ये मैं एक प्रोग्राम की मेजबान नहीं, पूरी आवाम ये सवाल पूछ रही होगी जो आपको टीवी पे सुन रहे होंगे कि यानी फिर हम कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। नहीं, अच्छी उम्मीद रखने के लिए उसके पीछे हक़ाइक़ होने चाहिए ना। देखिए, अच्छी उम्मीद रखने के लिए हक़ाइक़ होने चाहिए ना। सिर्फ उम्मीद से तो दुनिया जिंदा नहीं रहती ना। आप अच्छी उम्मीद रखने के लिए कुछ करें भी ना। आप सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया। मैंने बड़ी देर से पब्लिक को ये कहा कि आप अपनी बिजली की बचत करें और बाजार को 6 बजे बंद करें। आपने बंद किए? मैंने बड़े अरसे पहले कहा ये बड़ी गाड़ियां जो पेट्रोल खर्च कर रही हैं इनको बंद करें। आपने बंद किया? मैंने बहुत अरसे पहले ये कहा कि आप मिनिस्ट्रियां जो 85 हैं इनको 6 करें। आपने किया? पाकिस्तान की आबादी का इंक्रीज दुनिया में हाईएस्ट है। जिस कंट्री की आबादी 2% बढ़ रही हो और जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया हो, उस पर भलाई की बात क्या करेंगी? आप उम्मीद की बात क्या करेंगी? हमारे यहाँ तो हर उम्मीद के बाद हर 9 महीने बाद अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है। आप देखें ना, आप बड़ी अच्छी जारी बात है, आपका सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप जाहिर बात है जो बात कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड है, आपने पढ़ा है उन चीज़ों को, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। हुकूमती जो मुआशी टीम है उधर भी बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं आपकी तरह, तो क्या वो मशवरे सही नहीं दे पा रहे होते हैं या प्रिडिक्ट सही नहीं कर पा रहे होते हैं, कैलकुलेशन उनकी ठीक नहीं होती है? नहीं, देखिए, मैं उस किसी ज़ात के बारे में बात नहीं करता। ये जो मुसलमान होता है ना, पाकिस्तानी और मुसलमान ख़ास तौर पर, इनकी अना और जो होती है ना खुददारी, और जो अल्लामा इकबाल ने सिखाया ना खुदी, ये बड़ी ज़्यादा होती है। और हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी खन्नास भरे हुए हैं अपने बारे में। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो मईशतदान है और पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो ये रियलाइज़ नहीं करता है, और वो इस रियलाइज़ नहीं करके गलती करता है कि पाकिस्तान एक निहायत गरीब मुल्क है और पाकिस्तान का जो अवाम है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। पाकिस्तान की बिजली बहुत महंगी है। हमने 75 साल कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। हमने 75 साल मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, मगर हमारी खुददारी, अनानियत, खुदी, पाकिस्तान का फ़लसफ़ा, नज़रिया पाकिस्तान, ये वो हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि हमें जो चीज़ सफ़ेद है वो काली है, वो सफ़ेद नज़र आती है। तो ये किसी एक ज़ात का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तानी और मुसलमान मेंटेलिटी का कसूर है। इस वजह से कभी किसी ज़माने में, किसी वक्त में भी किसी मुस्लिम कंट्री में अच्छी डेमोक्रेसी नहीं चल पाती, क्योंकि ये हमारे अंदर एक जेनेटिक डिफेक्ट है कि हमारी खुदी जो है वो हमारी असल हालात से को छुपा देती है। अगर आपने इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सबसे पहले आप ये काम करना पड़ता है आपको कि आपको हकीकत पसंद होना चाहिए। दुनिया तलवारों से नहीं चलती है, कारोबार तलवारों से नहीं होते हैं, जज्बात से नहीं होते हैं। आप ये कह रही हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आप उनसे कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कराएंगी। आप उनसे पूछें, आपने कभी आपको भी मैं कह रहा हूँ, आपने कभी पाकिस्तान का कंपेयर इकोनॉमिक्स का इंडिया से किया है? उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो अभी रिलीफ दिया गया है, तो ये बजट भी कह रहे हैं कि बड़ा आवाम दोस्त बजट आएगा, और फिर जारी बात है जब ये रिलीफ दिया जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि अब इलेक्शन की, इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझसे कह रही है डॉक्टर साहबा, देखिए, एक तो इसमें रिलीफ जो है वो सिर्फ सरकारी तनख्वाहदार तबके के लिए शायद होगा। तनख्वाहों का जितना भी 20 या 30%, तो वो कितने लोग हैं? शायद 5% से भी कम लोग होंगे पेंशन वगैरह। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो गई है, उसका तो रिवाइवल हमें नज़र नहीं आ रहा। टेक्सटाइल सेक्टर हो, जितने भी पाकिस्तान के सेक्टर हैं, आप उनमें देख लीजिए क्या हालात है, नीचे से नीचे मामला जा रहा है और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये ज़रूर है कि ये इस बजट में कुछ वक्ती रिलीफ हो सकता है बज़ाहिर, लेकिन शायद मेरा ख्याल है वो 2-4 हफ्ते में सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप डॉलर को देख रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं जी पेट्रोल या गैस, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे गई हैं और डॉलर आपने जो है कंट्रोल रखा हुआ है मसनूई तरीके से। तो ये तो IMF को आपने टाटा बाय बाय कहकर ये सारा कुछ किया है, लेकिन कब तक आप इसको सस्टेन कर सकेंगे? कोई एक मारे मईशत भी नहीं कहता कि जी आप IMF के बगैर चल सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद मालियाती इदारा है कि जिसकी स्टैंप आप पर होगी तो फिर ही दूसरे मालियाती इदारे आपके साथ काम करेंगे, आपको कर्ज देंगे। आगे तो हमने जो वापस करने हैं, हम शायद 2-4 महीने सर्वाइव कर सकें, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है जी। शबर जैदी साहब, उसामा गाजी, आप दोनों के वक्त के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी। जी जी जैदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में जी, प्लीज फरमाइएगा। मैं आप लाइन पर हैं जी प्लीज। जी 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 शबर जैदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप जो कह रही हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन में जाने वाली है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इलेक्शन में जाने वाली है। वो मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई थी, उसको करेक्ट कर रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त इलेक्शन में जाने का रिस्क लेंगी। वो अक्टूबर तक इलेक्शन में नहीं जाएंगी। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जुलाई के बाद इनसे मईशत नहीं संभलेगी और ये जुलाई के बाद एक अच्छा इंप्रेशन देकर साइड पे हो जाएंगे। ये इलेक्शन में जाने का रिस्क नहीं लेंगी। बुनियादी सवाल ये नहीं है, बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम जुलाई के बाद जुलाई 23, 24, 25, 26, 27, 28 क्या पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्जे आज के शेड्यूल में पे कर सकता है? इसका जवाब ना में है। तो इसमें कोई नाउमीदी की बात नहीं है, ये हकीकत है। अब अगर हकीकत को नाउमीदी के हैं तो आप उसका कोई और नया नाम दे दें, ये हकीकत है। और इसी तरह पाकिस्तान अपने अंदरूनी खर्चे पे नहीं कर सकता। अब हमें पाकिस्तान को सही करना है। ये जो हम छोटी मोटी टिंचर लगा रहे हैं और एस्प्रिन दे रहे हैं, ये इस तरह नहीं चल सकता। तो हम इसको सही करने के भी हमारे पास बहुत आसान तरीके हैं, मगर इस तरीके के करने के लिए कौम को अपना सोच तब्दील करना पड़ेगा, कौम को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। इन सियासतदानों पर या जिस तरह का मीडिया इस तरह का गुफ्तगू कर रहा है या जिस तरह का आप आजकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख रही हैं, इसके होते हुए इस मुल्क में माशी तरक्की नहीं हो सकती। ये मुल्क माफियाज के कंट्रोल में और एक पर्टिकुलर सिस्टम के कंट्रोल में जा चुका है। अगर इसको आपने इस तरह चलाया तो ये इथियोपिया और सोमालिया बन जाएगा और आप इसको बर्मा बना देंगे। ठीक है जी, दोनों नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपकी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल अगर जिंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।